विजयवर्गीय का खेद प्रकट भी आया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर कैलाश विजयवर्गीय ने खेद प्रकट करते हुए और कैसे खेद प्रकट किया है जरा उसको भी देख लीजिए, जरा स्क्रीन पर ले आइए। कैलाश विजयवर्गीय का ये खेद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी है। इनकी टीम जुटी हुई है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए, यानी कि मौत के घाट पहुंच गए। उनकी मौत हो गई, हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं शांत नहीं बैठूंगा। ये लिख रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्र में ही, जहां से ये विधायक हैं, उसी क्षेत्र में की घटना है। ये मंत्री हैं, पूरे प्रदेश के मंत्री होंगे, लेकिन इनका क्षेत्र जहां से उसी एरिया के लोगों ने वोट देकर इन्हें विजयी बनाया, कैलाश विजयवर्गीय को विजयी बनाया और आज मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, उनकी भाषा आपने सुन ली। तो ये है कैलाश विजयवर्गीय। गनीमत है कि कैलाश विजयवर्गीय ने खेद प्रकट कर दिया है, वरना एक पत्रकार के साथ हुई इस बहस में बीजेपी और बुरी तरह फंस जाती, क्योंकि फिर एक के बाद एक मामले याद किए जाने लगे हैं। आप याद कीजिए, ढेरों कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने बैट से वहां पिटाई की थी ऑफिसर की, याद है ना? उस पे जब सवाल किया गया था तो उस समय भी चिढ़ गए थे। अभी 2 दिन पहले अमित शाह ने इसी तरह एक पत्रकार को चिढ़कर कहा था कि तुम बंगाल की चिंता करो, हमारी पार्टी की चिंता मत करो। बंगाल में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो साफ साफ कि तुम बंगाल की चिंता करो। एक तो तू तड़ाक पे आ जाते हैं बीजेपी के मैक्सिमम नेता, मुझे समझ में नहीं आता, हमारे जैसे कई पत्रकारों को समझ में नहीं आता कि यह अहंकार क्यों है, किस लिए है, लेकिन तू तड़ाक पे आती है बीजेपी के लोग। और दूसरा, जब यहां सवाल पूछा जाता है तो बिल्कुल ही इनटॉलरेंट हो जाते हैं वो, यानी उनमें संवेदनशीलता तो छोड़ दीजिए, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं समझते हैं सवालों को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इसीलिए सवाल लेते ही नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है। जबकि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने सिर्फ इतना ही पूछा था कि क्या 75 साल में मार्गदर्शक मंडल में भेजने वाला फॉर्मूला अभी के नेताओं पर भी लागू होगा क्या? इसी पर अमित शाह बिफर गए। उन्होंने कहा तुम पहले बंगाल की चिंता करो, हमारी पार्टी की चिंता मत करो। भाई आप 75 साल में भेजते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए, इसलिए पूछा था उसने। दरअसल बीजेपी पर सत्ता की हनक इस कदर हावी हो चुकी है दोस्तों कि वो पत्रकारों को भी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह ट्रीट करती है और उनसे सामान्य शिष्टाचार नहीं निभाती। बीजेपी पत्रकारों को या तो अपना वो गुलाम मानती है, या गुलाम बनाना चाहती है, या फिर दुश्मन मानती है। आइए अमित शाह के उस वीडियो को दिखाना जरूरी है। देखिए, जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूं और यहां पर जिस बात का जिक्र मैं कर रहा हूं, जिसमें कैसे बीजेपी के लोग पत्रकारों के साथ जिस ढंग का दुर्व्यवहार करने लगे हैं, उसका कारण क्या है। लेकिन क्या इससे पत्रकारों पर कोई असर पड़ रहा है? जी नहीं, इससे पत्रकारों पर असर नहीं पड़ रहा है, इससे आपके ऊपर असर पड़ रहा है। आप एक्सपोज हो रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय एक्सपोज हुए। और अभी जिस वीडियो को आप देखेंगे, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, उससे अमित शाह एक्सपोज हुए हैं। कई बार नरेंद्र मोदी एक्सपोज होते हैं, बीजेपी के कई दूसरे नेता अभी तक एक्सपोज हो चुके हैं ऐसे बयानों के कारण। सुनिए जरा यहां अमित शाह को। गृहमंत्री जी नमस्कार, राजू चक्रवर्ती वर्तमान। मेरा 2 प्रश्न है। एक करो। अच्छा, 2014 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो, उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? तो सुन लिया आपने। पहली बात तो ये कि एक सवाल करिए नहीं करो। फिर चलिए आपको बताऊंगा, तुम बंगाल की चिंता करो, हमारी पार्टी की चिंता मत करो। ये जो तू तड़ाक है,
ये जो भाषा की मर्यादा खत्म हो गई है, ये है, इन सबको आप लोग सोचिए जरा, और पत्रकारों को भी, खासकर पत्रकार साथियों को भी सोचना चाहिए कि किस कदर अब यहां राजनेता पत्रकारों से बात करने लगे हैं। सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी खुद को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, खुद तो करते नहीं हैं, और अब उनके मंत्री, विधायक, सांसद इस तरह का व्यवहार पत्रकारों से करते हैं, तो फिर वही होगा जो अभी इंदौर में हुआ है। पत्रकार भी यहां विरोध करेंगे। बीजेपी को वहां बैकफुट पर आना पड़ा है इंदौर में। अब सरकार दूषित पेयजल मामले में जांच करने और दोषियों को पकड़ने की बात कर रही है। हालांकि कफ सिरप मामला जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि कफ सिरप के कारण भी कई बच्चों की जान गई थी, लेकिन कुछ दिन बीतते न बीतते सब शांत हो गया और पूरा का पूरा इल्जाम समाजवादी पार्टी पर लगाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने की विधानसभा में। वैसे अभी मध्य प्रदेश में चुनाव में वक्त है, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, तो बीजेपी वहां ध्यान नहीं दे रही है। उसका पूरा ध्यान अभी पश्चिम बंगाल में है। आज ही अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे से वापस दिल्ली लौटे हैं और लौटने से पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि दिल पे लिख लो, दिल पे लिख लो, इस बार हमारी सरकार। कह के आए हैं, दिल पे लिख लो, इस बार हमारी सरकार, यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है। अमित शाह ने कोलकाता और आसपास की 28 में से कम 22 सीटें जीतने का लक्ष्य भी दिया है अपने कार्यकर्ताओं को। लेकिन क्या ममता बनर्जी के रहते बीजेपी अमित शाह के मन की बात पूरी कर पाएगी? यह देखना होगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी अभी से रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग को एसआईआर पर घेरने से लेकर राज्य में यानी पश्चिम बंगाल में धार्मिक सद्भाव का माहौल बनाने वाले तमाम फैसले ममता बनर्जी ले रही हैं, जिससे बीजेपी का हिंदुत्व का कार्ड फेल हो सकता है। और हाल ही में ममता बनर्जी ने न्यू टाउन में दुर्गा आंगन बनाने का काम शुरू किया है, जिसके बाद बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने भी कहा कि मंदिर मस्जिद बनवाना सरकार का काम नहीं है। अब बीजेपी का नेता ही, जब यहां पर मंदिर बनवाने की बात हो गई तो अब अग्निमित्रा पॉल आके कह रही है मंदिर मस्जिद बनवाना सरकार का काम नहीं है। यानी यहां ममता बनर्जी ने बीजेपी को फंसा दिया है और दूसरी तरफ बीजेपी उधर इंदौर में फंसी हुई है। तीसरी तरफ आज ही उत्तराखंड में आप जान रहे हैं कि अंकिता भंडारी का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है और बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने इस्तीफा दिया है और आज 1 तारीख को उन्होंने अपनी पार्टी से खुद को अलग कर लिया है। तो आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या बीजेपी के लिए साल 2026 पहले दिन की शुरुआत हुई है, मुसीबतों से भरा होने वाला है, जिसकी झलक मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में दिखाई दे रही है। इन तमाम मसलों पे बात करते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ जानना, समझना कि आखिर ऐसी भाषा क्यों हो गई है। आप किसी के साथ किसी भी ढंग की भाषा का इस्तेमाल अनौपचारिक तौर पे करते हैं और आपकी कितनी उनके साथ घनिष्ठता है उस आधार पे आप करते हैं वैसी बातचीत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब औपचारिक बातचीत होती है, खासकर कैमरे के आगे आप बात करते हैं, तो भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। मैं भी अभी इस वक्त प्रोग्राम कर रहा हूं, शब्दों का चयन करके ही आप लोगों के सामने रखता हूं कि कौन सा शब्द बोलना चाहिए, कौन सा शब्द नहीं बोलना चाहिए। कई बार थोड़ा सा सोचने के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए रुकना पड़ता है कि नहीं, ये शब्द नहीं, ये शब्द आना चाहिए। ये सारी चीजें चलती हैं जब हम लोग जुबान की बातें यानी कि बोलकर आप तक कुछ पहुंचाते हैं तब। इसलिए यहां बहुत जरूरी है, इन तमाम मसलों पे चर्चा होनी चाहिए। 3 साथी हमारे मौजूद हैं इस वक्त। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रफुल्ल कोलख्यान जी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ जी। साथ में जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी भी और शकील अख्तर जी भी। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है और स्वागत इस्तकबाल और नव वर्ष की एक बार फिर ढेरों शुभकामनाओं के साथ आप तमाम साथियों जो हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। फिर से सीधे आना चाहता हूं सबसे पहले सिद्धार्थ जी आपके पास। सिद्धार्थ जी, मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। बहुत गंभीर मामला है और मध्य प्रदेश में माफी मांग लेने से, खेद प्रकट कर लेने से, माफी नहीं मांगी उन्होंने, खेद प्रकट की है, दोनों में बहुत फर्क है। खेद प्रकट कर लेने से क्या काम हो जाएगा? यहां पर पत्रकार
की जो उनका पत्रकारों को 4 गालियां मिलती रहती हैं, हम आप सब हैं सड़क पे, 4 लोग कोई कुछ बोल की सेवा कर सके। अब सेवा करने का तरीका अलग होता है, स्टालिन साहब का तरीका कुछ अलग होगा, ममता बनर्जी का तरीका अलग होगा, सिद्धरामैया का तरीका अलग होगा, भगवंत मान का तरीका अलग होगा, अलग अलग, नीतीश कुमार का तरीका अलग होगा। लेकिन हर राजनीतिक दल भारत में यही कहता है कि हमें सत्ता इसीलिए चाहिए क्योंकि हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। यही सवाल आप किसी भाजपाई को पूछिए कि आपको सत्ता क्यों चाहिए, कहेगा भाजपाई कि हमको फलाने को टाइट करना है, फलाने को टाइट करना है, फलाना ठीक नहीं व्यवहार कर रहा है उसको हमको सीधा करना है, फलाने पर बुलडोजर चलाना है। तो मतलब भाजपा अपने आप को समझ ली है कि वो ये देश नहीं है, कोई क्लासरूम है और वो क्लासरूम का टीचर है, उसका काम लोग बच्चों को पढ़ाई देना नहीं है, उसका काम सुबह से शाम तक बच्चों को छड़ी मारते रहना है। तो इस तरह का अगर भाजपा सत्ता को गलतफहमी में समझ के रखेगी कि सत्ता का मतलब ही है सजा देने का हथियार, जबकि असल में सत्ता का मतलब होता है सेवा देने का उपकरण। सत्ता का मतलब ही है कि आप लोगों को सेवा और सुरक्षा देने का अपने उपकरण वो एक उपकरण है। और उसको भाजपा को पूछिए तो कहता है सत्ता का मतलब सजा देने का अधिकार। इसीलिए आप देखिए इनकी भाषा में जो तलखी आती है, मुझे इसमें इस बात पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ कि उन्होंने किसी गाली गलौज के शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जैसे ही उन्होंने गाली गलौज की, बहुत अच्छा हुआ जो पत्रकार महोदय थे उन्होंने तुरंत उनसे वापस सवाल कर दिया कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हो। मुझे इनकी असंवेदनशीलता पर बहुत आश्चर्य होता है कि आपके क्षेत्र के 12 नागरिक मर गए थे, जब आपसे सवाल पूछा गया पानी के ऊपर आपने कह दिया कि ये कैसा फालतू सवाल है। इसका मतलब क्या है कि आपकी असंवेदनशीलता संवेदनशीलता कहां चली गई है। आप इस देश के अपने आप को जनप्रतिनिधि मान रहे हैं या अपने आप को राजा मान रहे हैं। अगर आप जनप्रतिनिधि मानते तो आपके राज्य में अगर जनता पानी पी के मर रही है तो उसके प्रति आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं कि वैसे सवाल को कहिएगा कि ये तो फालतू सवाल है, ये तो फोकट का सवाल है। तो मुझे इसमें इनके जो भाषा में जो अश्लील शब्द का इस्तेमाल किया वो मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्विटर खुद कर रहा है। पूरी दुनिया में इन्होंने एक जो माफी मांगा उससे ज्यादा तो फजीयत इनकी हो चुकी। ट्विटर ने उस पर उस चीज को इन्होंने जो छुपाना चाहा उसको तो ट्विटर ने पूरी तरह से उघाड़ दिया। इन्होंने जो खेद व्यक्त करने का ट्वीट किया या माफीनामे का ट्वीट किया, उसके नीचे ट्विटर ने उन्होंने जो चीज को छुपाने की कोशिश की उसको उस शब्द का इस्तेमाल करके, उस अश्लील शब्द का इस्तेमाल करके ट्विटर ने तो इनको सारा का सारा इनको उघाड़ दिया। लेकिन मुझे ज्यादा इस पर चिंता यह है कि जब पहला सवाल पूछा गया कि आपके क्षेत्र में पानी पी के लोग मर रहे हैं, पानी की समस्या का समाधान क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि कैसा फोकट का सवाल है। इसका मतलब ही है कि भाजपा ने इस देश की संस्कृति को विकृति बना दिया है और विकृति को अब वो संस्कृति के रूप में परोस रही है। ये हम सबके लिए एक सीख है, हम सबके लिए एक लेसन है कि अगर हम कहीं ना कहीं हमारी भाषा में असभ्यता आएगी, इसका मतलब ही है कि हमारे अंदर असंवेदनशीलता है, या तो हमारे अंदर असंवेदनशीलता आएगी तो हमारे भाषा में दिखने लग जाएगी। ये चाहे पर मध्य प्रदेश में हो चाहे बंगाल में हो, यही चीज तो ये बता रही है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरा शकील जी, उस क्षेत्र को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शकील जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं। हम चलेंगे उधर भी, बंगाल भी चलेंगे और प्रफुल्ल जी से भी समझेंगे कि वहां पर क्या हाल है। लेकिन इतने संवेदनहीन क्यों हो जाते हैं, खासकर बीजेपी शासित प्रदेशों के नेता और देश पर भी काबिज जो बीजेपी के नेता हैं वो भी, उनकी भाषा उनकी बोलियां क्यों बदल जाती हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं ज्यादा इंटॉलरेंट होते जा रहे हैं, ज्यादा आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, आराम से काम कीजिए। लेकिन जब पहले से बताया, देखिए यहां लड़ाई पत्रकार और एक मंत्री की नहीं है, लड़ाई तो यहां पर उन लोगों की है जो मर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में हैं। शकील जी, बहुत ही खराब स्थिति है ये, क्या कहें इसके बारे में। 11 साल हो गए, 11.5 साल हो गए, तब से मीडिया जो है वो इस तरह से डरने लगा, दबने लगा और जी हुजूरी करने लगा कि बीजेपी के नेताओं को वही आदत पड़ गई है। बीजेपी के नेता ये पहले भी थे, वाजपेयी के राज में भी इनसे सवाल पूछा जाता था, मगर तब हालत इतनी खराब नहीं थी। लेकिन आज की स्थिति यह है
कि ये अभी आपने देखा, अमित शाह वाला आपने बताया, इससे पहले के और कई मामले हैं कि इन्हें बर्दाश्त ही नहीं है कि इनसे कोई सवाल पूछा जाए। जो हम कहें उसको नोट करो और ले जाके दिखा दो, जो हम कहें उसको कैमरे में कैच करो और ले जाके दिखा दो। और कैलाश विजयवर्गीय जो हैं वो पहली बार थोड़ी ऐसा बोल रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बोला था जब नीतीश कुमार जो है पाला बदल के आरजेडी के साथ चले गए थे, तो इन्होंने क्या उदाहरण दिया था, उसका भी वीडियो है, शायद मिल जाएगा आपको। कह रहे थे कि मैं विदेश से आया, मुझे बताया तो मुझे तो ऐसा लगा कि जल की लड़कियां बॉयफ्रेंड बदलती हैं, ऐसे नीतीश कुमार ने बदल लिया। लड़कियों के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने कि लड़कियां जैसे बॉयफ्रेंड बदलती हैं। इससे पहले उनके बेटे का तो आपने बताया ही अभी, और उसके बाद कोर्ट से बरी भी हो गया वो लड़का। इन्होंने पोहे वाले मजदूरों को कहा था, बांग्लादेशी लोगों ने कहा आपने कैसे पहचान लिया? कह उनके पोहे खाने के अंदाज से, पोहे खाने के अंदाज से पहचान लेते कि बांग्लादेशी है। तो उनके अंदर अहंकार इतना आ गया, विजयवर्गीय के अंदर या बीजेपी के दूसरे नेताओं के अंदर, कि वो सामान्य आदमी को तो कुछ समझते ही नहीं है। और पत्रकार जो काम कर रहा है, ऑन ड्यूटी है, जिसको एक आजादी के बाद से इतना एक दर्जा मिला हुआ है, फोर्थ स्टेट कहा जाने लगा है, चौथा खंबा कहा जाने लगा है, उसके साथ भी उनका व्यवहार ऐसे ही है जैसे घर के मुलाजिम के साथ होता है। और अभी आपने बताया कि वो एनडीटीवी ने हटा लिया ट्वीट। आपको एक और याद होगा इसी तरह का, बड़ा संवेदनशील रिपोर्टिंग की थी एक लड़के ने, बड़ा यंग लड़का था, टमाटर वाले की, रामेश्वर की। वो टमाटर नहीं खरीद पा रहा था, राहुल ने फिर उसको घर पे ही बुलाया था अपने। वो लड़का भी गायब हो गया, बड़े चैनल में था वो। और उसके बाद उस लड़के को इतना वो पॉपुलर हो गया और इतना अच्छा उसने सवाल किया था। अच्छे सवाल हम उसके मानते हैं टीवी वालों के, जो कम सवाल पूछ के और सारी बात निकलवा ले। भानु झा नाम था उसका शायद, वो गायब हो गया। अब अनुराग द्वारी के लिए भी ये समस्या पैदा कर सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने काउंटर किया, मतलब वो एक सवाल पूछ रहा है रिपोर्टर और आप कह रहे फोकट का सवाल। फोकट का सवाल क्या होता है? और वो कह रहा है कि मैं हो क्या आया, तो आप उसके जाने को अजाना कर रहे हैं कि आप गए नहीं वहां। शब्द जिस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल नहीं सकते हम तो, उस तरह का शब्द बोल रहे हैं। तो ये जो स्थिति है बहुत ही गंभीर है, शर्मनाक है, लेकिन इससे लड़ना पड़ेगा। और एक पत्रकार के पूछने से दूसरे पत्रकारों में भी थोड़ा तो साहस का संचार होता है, हम ये मानते हैं, क्योंकि कल से इस बात की चर्चा हो रही है। लोग इतना नहीं पूछेंगे तो कुछ तो पूछेंगे, लोगों में हिम्मत आती है। ये एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। और बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा इस बात को कि इस तरह से हमेशा नहीं चल सकता है ये। अमित शाह का आपने बताया, अमित शाह तो हमेशा से ही ऐसे बोलते रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी पार्टी की बात हम पे छोड़ दो, आप कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की पूरी चिंता आपको है कि कांग्रेस में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। यहां तक क्या बोलते हैं कि बीजेपी के नेता कि का वजह उस पर आप बात करते हैं। आपके खुद के प्रधानमंत्री बोलते हैं कांग्रेस खत्म हो जाना चाहिए, तो आप दूसरी पार्टी बोलने का सारा अधिकार रखते हैं, लेकिन आपसे कोई नहीं बोल सकता। इंदौर ने सफाई में पहला दर्जा कई बार प्राप्त किया है, अच्छी बात है, लेकिन एक बात हम पहले भी कहते रहे हैं कि ऊपरी सफाई अलग चीज़ है, लेकिन सफाई का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि 2014 में आते ही प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान एक नए नाम से शुरू किया था, और उस वक्त हमने कहा था और लिखा था कि ये प्रतीकात्मक करते हैं। अगर वाकई प्रधानमंत्री मोदी उसको एक बड़ा मुद्दा बना लेते तो आज ये इंदौर में नहीं होता ये। लेकिन बहुत दिनों से शिकायत हो रही थी, कोई सुनने वाला नहीं है। खुद कैलाश विजयवर्गीय का विधानसभा क्षेत्र है, उन्हें भी उससे मतलब नहीं है कोई भी। अब विजयवर्गीय जो है जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये इंदौर के लोगों को अच्छी तरह मालूम है, मध्य प्रदेश के लोगों को मालूम है, बाकी लोगों को भी मालूम है। लेकिन शायद इस बार उनको जो है इससे सबक मिलेगा।
दूसरी बात एक जो है कि ये दूसरों के लिए सब कुछ कहते हैं, इनसे जब कोई कुछ कहे तो बहुत बुरा लग जाता है। हमें याद है कि उस वक्त ये लोग क्या क्या आरोप लगाते थे जब इनका आंदोलन चल रहा था। अन्ना आंदोलन के नाम से एक फर्जी आंदोलन था जो पूरा का पूरा फ्रॉड आंदोलन जिसको हम कहते हैं। उसमें ये लोग मनमोहन सिंह के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ पे सेवन रेस कोर्स पे जुलूस लेके पहुंच गए और कह क्या रहे थे कि तुम खाना खा रहे हो और हम यहाँ भूखे अनशन पे बैठे हुए हैं। कमाल है कि पूरा देश खाना खाना बंद कर दे, हम अनशन पे बैठे हुए हैं। तो ये इस तरह की बातें करते हैं ये। तो ये जो है पत्रकारिता के लिए ये बहुत खराब दौर चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं से आवाजें उठ रही हैं, जिसे आप वैकल्पिक मीडिया कह सकते हैं, यूट्यूब कह सकते हैं, जिसे आप एक नया मीडिया कह सकते हैं, जनता का मीडिया कह सकते हैं, कुछ भी कहिए, वो आवाज उठा रहा है, वो बोलता है। जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं वो पूरी तरह डरा हुआ है। लेकिन उस गोदी मीडिया के अंदर भी जो मालिकान है ये सब उनका है। पत्रकार तो वो वर्किंग जर्नलिस्ट है, श्रमजीवी पत्रकार है। वो तो उसको अगर काम करने का मौका मिलेगा निश्चित ही तौर पे वो काम करेगा। उसको इज्जत मिलती थी, उसको सम्मान मिलता था। आज उसका इज्जत और सम्मान चला गया है। लेकिन उसको काम करने से दो जगह से रोका जा रहा है, एक पॉलिटिकली ऊपर से, दूसरा उसके मालिकान द्वारा। तो अगर उसमें हिम्मत आएगी, वो बोलना शुरू करेगा, उसकी नौकरी जाएगी। आज के तारीख में बिना नौकरी के कोई नहीं रह सकता, इसलिए उन्हें अपनी नौकरी की चिंता करना है। तो इसलिए वर्किंग जर्नलिस्ट को हम उतना दोषी नहीं मानते हैं। दोषी ऊपर बैठे हुए लोग हैं। वो लोग जो है पत्रकार को, प्रेस को पूरी तरह सप्रेस कर देना चाहते हैं। और पत्रकार और प्रेस सप्रेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपकी खबर यहां नहीं छपेगी तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपेगी। क्या क्या लिख दिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि पूरे भारत के संस्थाओं की आपने धज्जियां उड़ा दी, खत्म कर दिया आपने, भारत में ले जा रहे हैं। बीबीसी बोलेगा, डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, लोग तो चुप नहीं होंगे ना। तो भारत में भी बोल ही रहा है मीडिया, आप बोल ही रहे हो, डीबी लाइव बोल है, आखिर और भी लोग बोल रहे हैं, सब बोल ही रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आज की तारीख में आप मीडिया को खत्म नहीं कर सकते, सच की आवाज को आप खत्म नहीं कर सकते। और 2026 की ये एक छोटी घटना है, एक छोटा पॉइंट है, लेकिन 2026 की एक अच्छी शुरुआत है कि वहां किसी पत्रकार द्वारा सवाल उठाया गया, किसी पत्रकार द्वारा डरने से और दबने से इनकार कर दिया गया। और उसके बाद जो भाषा है उनकी, जिसमें उन्होंने खेद व्यक्त किया है, उसका तो कोई मतलब नहीं है कि बिना सोए। ये क्या मतलब हुआ? अरे बाढ़ में या भूकंप जब आ जाता है, ऐसी परिस्थितियों में जो लोग काम करते हैं वो बिना सोए काम करते हैं। यहां बिना सोए काम करना, मंत्री लोगों को पकड़ना चाहिए, इस बात को कहना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हो। ये वहां बिना सोए काम करने की क्या जरूरत है? किसी को भी नहीं है, सारे काम हो रहे हैं, सब जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। मगर उसमें सोना कहां बाधा बन रहा था? इसमें सोना कहीं बाधा नहीं बन रहा था। तो इस तरह की बातें करते हैं ये, और इसको सवालों को उठाना चाहिए। और के लिए देशों से मुसीबतें बढ़ेंगी। केंद्र में उनकी मदद करने वाले लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की राजनीति में शकील जी वीडियो डाउन हो रहा है, लेकिन मुख्य रूप से आपने अपनी बात पूर्ण रूप से रखी दी है। और उसमें कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र हम कर रहे हैं, और कैलाश विजयवर्गीय की संवेदना वहां रहनी चाहिए थी जब उनके क्षेत्र में है, उनके एरिया में, जहां से वो विधायक हैं। मंत्री तो बाद में बने, पहले विधायक बनते हैं। विधायक बने, जिन लोगों ने उनको वोट दिया, वही अगर दूषित पानी पीने से मर रहे हों, अगर बीमार पड़ रहे हों, बीमार पड़ रहे थे तो बता भी रहे थे कि हम यहाँ ये स्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन उस समय सुध नहीं ली। और जब अब 13 लोग मर गए और उस पर सवाल पत्रकार पूछता है तो आप ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बाद में आप माफ़ी मांगिए या कुछ कीजिए, लेकिन संवेदना वहाँ कहाँ चली गई थी? आपकी संवेदना आपकी क्या मर गई थी? ये सवाल पूछा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर, और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात शकील जी आप कह रहे थे कि मीडिया का एक धड़ा है आज भी, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए हम और आप जुड़े हुए हैं इस वक्त। हालांकि अभी से थोड़ी देर पहले, आजकल पिछले
सप्ताह भर से YouTube में कुछ अपडेशन चल रहा है जिसके कारण हो ये रहा है कि बीच बीच में वीडियो डाउन हो जाता है। अब मैसेज भी आता है YouTube से कि ग्लोबली उसमें दिक्कत है, कहीं कुछ और अपडेशन चल रहा है, तो वो मैसेज भी आते हैं, लेकिन वो डाउन होता है। तो इसलिए कई लोग, हमारे कई सारे साथी उसका खामियाजा भुगतते हैं, क्योंकि वीडियो नहीं आ रहा है, सुन नहीं पा रहे हैं हमको आपको। लेकिन फिर भी अब ये प्लेटफॉर्म है YouTube का, और जिसके ज़रिए, जिसके सहारे हम आप तक पहुंचते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा जब भी ऐसी परेशानी हो तो साथ दीजिए, रहिए, और एक स्वतंत्र आवाज़ तो यहाँ से आती ही है। निष्पक्ष न कहें तो स्वतंत्र तो कह ही सकते हैं। निष्पक्ष मैं शब्द इस्तेमाल पत्रकारों के लिए, पत्रकारिता के लिए, अपनी पत्रकारिता के लिए तो कभी इस्तेमाल नहीं करता हूं, इसलिए मैं निष्पक्ष नहीं कहूँगा। कोई ना कोई पक्ष तो ज़रूर लूँगा। जैसे आज पक्ष ले रहे हैं हम उस पत्रकार साथी का जिन्होंने हिम्मत कर कम से कम कैलाश विजयवर्गीय से सवाल तो पूछे, इसलिए ये एक पक्ष है। मैं आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, हम चलेंगे, हमारे साथी प्रफुल्ल जी कोलकाता से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी, और उधर की बातें भी समझेंगे। लेकिन यहां जब इंदौर चलते हैं, जिस बारे में हमारे दो साथी सिद्धार्थ जी और शकील जी अपनी बात रख चुके हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें आज के जमाने में पहला दिन, 2026 का पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ 2026, कितनी बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। राजीव जी, पहले दिन अगर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अनुराग द्वारी एक गंभीर पत्रकार हैं, तजुर्बेकार हैं। वो कोई नए रिपोर्टर नहीं थे जो उनकी घुड़की से डर जाते, इसलिए उन्होंने जवाब भी दिया। वो एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं अनुराग द्वारी, और प्रणव रॉय के जमाने के पत्रकार हैं। उनको, कैलाश विजयवर्गीय को अनुराग द्वारी का न तजुर्बा दिखाई दिया, ना वो कैसे पत्रकार दिखाई दिया। उनको लाल रंग का माइक दिखाई दिया एनडीटीवी का, जो अडानी खरीद चुके हैं। इसलिए वो हिम्मत कर पाए ये कहने की कि मौतों पे भी अगर सवाल पूछा जा रहा तो क्या फोकट का सवाल है, और तुम क्या घंटा होकर आए हो वहां पे। सोशल मीडिया ने इनके हाथ में घंटा पकड़ा दिया है। देखिए, बीजेपी, ये एरोगेंस कहां से आ रहा है, वही जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि मीडिया का एक धड़ा, गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, वो गोदी मीडिया सरकार के, केवल सरकार को की वाहवाही नहीं करता है, वो बीजेपी के लिए जमीन भी बनाता है। और जिस नफरत की राजनीति को बीजेपी करती है, उसकी पूरी खेती यही गोदी मीडिया करता है। नफरत का पूरा जो बीज है वो यहां बोया जाता है। ये उनकी टूल किट का हिस्सा है ये। तो इसलिए कैलाश विजयवर्गीय हिम्मत कर पाए ये कहने की। अगर एनडीटीवी के मालिक अभी प्रणव रॉय होते तो शायद कैलाश विजयवर्गीय का जवाब वो होता है जो उन्होंने बाद में ट्वीट में लिखा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये जानना है कि क्या, ये क्यों ऐसा हो रहा है। आप देखिए, अभी आपने दिखाया कि किस तरीके से अमित शाह बर्ताव कर रहे हैं मीडिया से, कि तुम अपनी फिक्र करो, बीजेपी की फिक्र मत करो। क्यों भाई, बीजेपी कोई क्लब है? बीजेपी कोई क्लब है? उसके सारे मैटर इंटरनल मैटर होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी है, सरकार में है, जनता के प्रति जवाबदेही है। और अगर आप आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कैलाश, तमाम लोगों को आप रिटायर कर देंगे 75 साल के होने पर, तो कलराज मिश्रा को, तमाम लोगों को आप रिटायर कर देंगे, तो आपके ऊपर सवाल तो खड़े होंगे जब मोदी 75 साल के हो जाएंगे कि उनके ऊपर वो कानून लागू क्यों नहीं हो रहा। और अभी राजनाथ सिंह इसी साल 75 साल के होंगे तो क्या उनके ऊपर वो लागू होगा? तो सवाल तो है वो। लेकिन मुख्य तौर पे मीडिया पे मैं आता हूँ राजीव जी। मीडिया में देखिए, बीजेपी की जो एरोगेंस है, बीजेपी का जो पूरा सत्ता चलाने का सिस्टम है, उसमें मीडिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चुनाव आयोग इत्यादि जो है ही, लेकिन मीडिया का एक बड़ा रोल है।
और मीडिया को इन्होंने जेब में रखा हुआ है, और मीडिया वैचारिक रूप से भी वो मीडिया इनके साथ है। लेकिन अब ये जो घटना हुई है, आज की घटना, जी आप देखिएगा जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे विमर्श पैदा हुआ है इस पे, वो ये बात बहुत आगे तक जाएगी। अब तमाम बीजेपी के जो मंत्री हैं, चाहे वो राज्य के मंत्री हैं, राज्य सरकारों के मंत्री हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, या जो भी जवाबदेह है किसी भी पब्लिक कॉज के प्रति, मीडिया का माइक उसके मुंह तक जाएगा। अब आप देखिएगा ये सिलसिला निकल पड़ेगा, और जब ये सिलसिला निकलेगा तब इनको जनता के बीच में सही आईना जो है वो दिखाया जाएगा। तो मीडिया में, जैसा अभी शकील जी ने कहा कि हिम्मत जुटेगी, हिम्मत बिल्कुल ये आप देखिएगा कि अगले 15 दिन के अंदर ये आप दिखाइएगा कि जगह जगह अब लोग इनके मुंह पे माइक जो है वो डालेंगे, इनके मुंह के सामने माइक लेकर आएंगे, और ये पीछे के दरवाजे से बाहर जाया करेंगे। सामने से इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी जहाँ मीडिया हो, पहले किसी को पूछेंगे बाहर जाके देखो कि मीडिया है कि नहीं, और जिस रास्ते में मीडिया नहीं होगा उस दरवाजे से निकल के जाएंगे। ये स्थिति आएगी इनकी। तो मीडिया का रोल 2026 के शुरुआती दौर में ही ये खबर आना, और खासकर उस वक्त जो कि मीडिया का सबसे बड़ा रिमोट कंट्रोल पीएमओ के अंदर था, हिरेन जोशी की बात कर रहा हूँ जी, उनके बारे में अभी पता नहीं है कि वो किस ड्यूटी पर हैं, कहाँ हैं, क्या वो वाकई उस रोल पे हैं अभी कि नहीं हैं। वो जैसे चीन के अंदर से खबरें नहीं आती, ऐसी खबरें, ऐसा मामला यहाँ बन गया है। तो मीडिया को लेकर बहुत सारा दिक्कतें बीजेपी के सामने आने वाली हैं, और ये बड़ा एक जो है घटनाक्रम होगा कि अगर बीजेपी का मीडिया मैनेजमेंट खराब होता है मोदी जी का, तो बीजेपी के सामने नई चुनौतियां आएंगी जिसके लिए वो तैयार नहीं मानसिक रूप से। जी जी बिल्कुल, मानसिक रूप से तैयार नहीं है। और ये मीडिया मैनेजमेंट की बात है, और बीजेपी के लिए ये 2026 शुरुआत क्यों मुसीबतों से भरा हुआ आज का पहला दिन, और दिखाई दे रहा है जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, कहते हैं लोग। और अंजाम तक पहुँचे हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी समीक्षाएं हम लोग कर रहे हैं। और ये साल अभी 365 दिन में से पहला दिन निकला है, अभी 364 दिन बाकी हैं। प्रफुल्ल जी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ, पहले तो यहीं इंदौर की बात आपसे करना चाहता हूँ, सेकंड राउंड में आऊँगा तो ज़रूर उधर आएंगे और पश्चिम बंगाल की भी बात करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? और सबसे बड़ी चीज़ कि क्या आपको भी लगता है कि जहां संवेदनाओं की, संवेदनशीलता की बात होनी चाहिए, वहां पर विजय वर्गीय जैसे नेता क्यों फिर बैकफुट पे नजर आते हैं, क्यों अहंकार से भरे हुए नजर आते हैं? क्या एक लगातार और किसी भी ढंग से जीतने की जो एक फितरत हो गई है, उस कारण ये अहंकार दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, जैसे अभी कह रहे हैं दिल पे लिख लो कि हमारी ही सरकार आ रही है, वहाँ पश्चिम बंगाल में बार बार राहुल गांधी को बता रहे हैं। अब तक देखिए, अब राहुल गांधी को समझा रहे हैं अमित शाह कि आप क्यों हार रहे हैं। बहुत बढ़िया है, राहुल गांधी अमित शाह को अपना अब क्या बोलूँ मैं, क्या पद दूँ, मैनेजर नियुक्त कर लें, यही कहूँगा। जब आप समझा रहे हैं कि कैसे आप हार रहे हैं, क्यों हार रहे हैं, और अमित शाह बता रहे हैं, तो इससे बेहतर और क्या होगा कि कम से कम राहुल गांधी उन्हीं से बता लें, पूछ लें कि मैं जीतूंगा कैसे, यही बता दो, तुम वोट चोरी बंद कर दो, जीत जाऊंगा। शायद यही कहेंगे राहुल गांधी। लेकिन आते हैं विजय वर्गीय पे। प्रफुल्ल जी, नमस्कार और नए साल की शुभकामनाएं। और खास करके इसलिए भी जो हमारे पत्रकार बंधु लोग हैं, उनके लिए यह दिन तो आज अनुराग द्वारी ने खास बना दिया, और पहली ही तारीख से उन्होंने पत्रकारों के सिर उठाने और रीढ़ सीधी करने का ऐसा प्रतीक पेश किया कि इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस तरह का सवाल उनसे पूछेगा। जब दूसरे सवाल दूसरे वक्ते पर फोकट तक तो बात चल गई। आप फोकट जानते हैं कि मुफ्त की बात को फोकट बोलते हैं, तो ये फोकट तक तो बात चल गई। लेकिन जब इन्होंने दूसरा लाइन जो इस्तेमाल किया, जिसका मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, आपने सुना ही दिया है,
उसके बाद जो अनुराग द्वारी ने इनको दबोचा तो इनका हेकड़ी इनकी निकल गई और उनके समर्थन में जो लोग आए थे वो भी निकल गए। तो पत्रकारिता के सिर उठाने का, अपने आत्मगौरव की रक्षा की शुरुआत अगर 2026 की पहली तारीख से हो रही है तो बाकी पत्रकारों में भी ये संदेश जाना चाहिए कि उन्हें अपनी ईयता का सम्मान, इंटीग्रिटी तो है, अपनी ईयता का, अपने होने का एहसास होना चाहिए। ये ठीक है कि पत्रकारिता को भी इस समय में दूसरे ढंग से डील किया गया है, सत्ता ने डील किया है, बहुत सारे लोग वो हो गए हैं, लेकिन फिर भी बावजूद इसके कि और जो एनडीटीवी ने भी इसे चलाया और फिर वापस लिया, तो इससे इसकी व्याख्या मैं इस ढंग से करता हूं कि अगर पत्रकार तैयार हो जाएं, अब साहस से काम लें, तो व्यापारी जो कॉरपोरेट घराने हैं वे भी इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं तुरंत, भले ही कुछ देर के बाद डिलीट कर लें, लेकिन ये तो चलेगा तो वहाँ, और वहाँ चलकर ही सोशल मीडिया में वो काफी चल रहा है। तो इसलिए पत्रकारों को तो पहले बधाई। विजय वर्गीय जी का कलकत्ता से या पश्चिम बंगाल से संबंध इस तरह भी जुड़ता है कि पिछले चुनाव में ये कलकत्ता में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी थे। हालांकि इन पर कई तरह के आरोप लगे और कई तरह की कारगुजारियां की। उस समय में दिलीप घोष यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चेहरा हुआ करते थे, उनको बनाया गया था। आज अमित शाह जी जो उनको अकेले में मिल रहे हैं, उनको फिर से तैयार कर रहे हैं समेटने के लिए। बीच में उन्होंने ममता बनर्जी यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं दीदी से भी इन्होंने कैलाश जी बोलते हैं, ये हमारे दिलीप घोष ने मुलाकात की थी और उनकी बैठकें चल रही थी। लेकिन अभी जिस ढंग से वो एरोगेंटली बात कर रहे हैं, उनकी अमित शाह जी से बात हुई, उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने मुझसे कहा मिलकर काम करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर काम दिया जाएगा तब ना काम करूंगा। अभी तक उनको कोई काम दिया नहीं गया है। और जो आपने जो बताया कि 28 में से 22 का टास्क उनको दिया गया है कि वो चुनाव इसमें जीत करके आए, तो वो तो देखेंगे, अगले चरण में बात करते हैं कि वो कहाँ से वो सीट निकालने की बात बोल रहे हैं। कहीं 22 ही न रह जाए, 77 से निकल करके उनके मुंह में घी शक्कर न बस जाए कि वो 77 से 22 पर आकर के टिक जाए। 65 पर तो है अभी, तो 22 पर ही आकर न टिक जाए। बहरहाल देखिए, विजय वर्गीय जी के जो पिछली बार इनके जो पुत्र थे, आकाश शायद नाम था, आकाश विजय वर्गीय ने जी, उन्होंने जो आपने जिनके पिटाई की चर्चा की, शायद 2019 की घटना है, उस समय में भी चुनाव का माहौल था, तो लग रहा था कि चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन जनता जब इस बात को नहीं अगर महसूस करेगी, जनता कब जागेगी और इनके व्यवहार को समझेगी। ये दूसरों को अपने बराबर समझते ही नहीं है, समानता का सिद्धांत के यहाँ लागू होता ही नहीं है। एक दूसरे को न सिर्फ अपने से छोटा बल्कि ओछा भी मानकर चलते हैं। तो ये छोटे और ओछेपन से दूसरों को देखते हैं और अपने आप को विक्टिम बताते हैं कि लोग हमें गाली दे रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी समान लोगों की बात या डाउन ट्रोडन लोगों की बात या हाशिए के लोगों की बात की राजनीति करने वाली अपने आप को बताती है, उस भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों के प्रति उनका कोई संवेदनशील रवैया होता ही नहीं है। और खुद इंदौर में ही सुमित्रा महाजन के साथ जिस ढंग से इन लोगों ने ट्रीट किया, उस ट्रीटमेंट को याद कीजिए कि वो किस प्रकार विपरीत थी। अब इनका ये कहेंगे कि आंतरिक मामला है। आंतरिक मामला आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंतरिक मामला का तो बहिर्गत प्रभाव होता ही है, लोग उससे प्रभावित होते हैं, उससे हमारे चरित्र की परिभाषा होती है। तो ये इस तरह के, जबकि सुमित्रा महाजन लोकसभा की अध्यक्षा थी और काफी उनका अपना व्यक्तित्व था इंदौर में, अब उस इंदौर में ये सक्रिय हैं और इनकी अंदरूनी राजनीति का भी ये मामला है। इस बार अभी तक कैलाश विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल का प्रभारी नहीं बनाया गया था। पिछली बार जब वो हुए थे तो कुछ कमाल उन्होंने किए थे, जो भारतीय जनता पार्टी की शायद आंतरिक रिपोर्ट में भी होगा, कुछ लेन देन का भी मामला था और जो अब क्या क्या मामला था वो लोग जानते हैं, लेकिन आरोप लगे थे कि उन्होंने कुछ इस तरह का व्यवहार किया था, अपने पद का लाभ उठाया था, उसको मोनेटाइज किया था। आजकल इसको मोनेटाइज करना कहते हैं, जो प्रभार मिलता है उसका मोनेटाइजेशन हुआ था, तो कुछ लाभ उनको मिला था। तो खैर ये तो उनकी अपनी राजनीति है, तो ये वो कर रहे हैं और अब देखिए कि क्या होता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति इस बार काफी उद्वेलित करने वाली है और कई कारणों से उद्वेलित करने वाली है। और उसका जैसे इन्होंने ये जवाब दिया, दीदी ने जो कहा है, बाद में इस पर बात करेंगे सेकेंड राउंड में, लेकिन काफी उद्वेलित करने वाली बात है। और लगता है कि इस बार काफी यहाँ पर हिंसा की घटना भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी
की जो तैयारी है, अब सरकार इसको किस ढंग से नियंत्रित करती है, कौन सी बात करती है, क्योंकि चुनाव की घोषणा अभी हुई नहीं। शुरुआती दौर में ही पिछले साल यानी कि 2025 के आखिरी दिनों में जो जगह जगह से गैर कानूनी हथियार पाए गए हैं, निकाले गए हैं, खोजे गए हैं और इनका संबंध बिहार से जोड़ा गया है कि बिहार से ये आ रहे हैं, तो वो असल में इसकी घोषणा होती है, ये लाइन क्लियर है और इसे आने दिया जाए। प्रशासनिक रूप से ये लोग उसकी डाटा फिलिंग करते हैं और दूसरे प्रशासन लोग इसको समझते हैं कि इस तरह की घोषणा क्या होती है। किसे आप बताते हैं भी आज हथियार आपको प्राप्त हुआ और अभी 2 मिनट नहीं बीता है तुरंत आपने बिहार का नाम ले लिया कि बिहार से इनका रिश्ता है, ये कैसे होता है? तो इसका मतलब यह है कि वो लैंडर्स क्लियर इसको बोलते हैं, उसको इनडायरेक्ट और इनडिफरेंट सिग्नलिंग उनकी होती है। तो खैर ये सब तो वो करेंगे, अपना करेंगे। तो कैसा होगा चुनाव, इसका आकलन भी डराता है, लेकिन दुष्टता को पश्चिम बंगाल के लोग भली भांति पहचानते हैं और राजनीतिक दुष्टता को तो और पहचानते हैं। बंगाल राजनीतिक रूप से काफी अनुभवी और काफी चोटिल हुआ राज्य है, इसलिए इनकी चालाकियों में वो फंसेगा नहीं। अगले राउंड में बात करते हैं सर बंगाल जी, बंगाल की बात और करते हैं विस्तार से। आता हूं जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को जो कैलाश विजयवर्गीय वाला मामला है? देखिए राजीव जी, कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो उनको संस्कार मिले संघ की शाखाओं से, उनका खुले दिल से प्रदर्शन किया है। मन की बात जो है उन्होंने खुलकर कही है, तो इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं कि जो संघ के संस्कार उनको मिले उनका उन्होंने अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया। उस पर कोई आवरण ओढ़कर उन्होंने नहीं रखा कि मन में कुछ हो और जुमा पे कुछ हो। तो जो उनके मन में था वो उन्होंने उसको प्रकट कर दिया, भले ही बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी हो, माफ़ी क्या खेद प्रकट किया उसको, लेकिन उन्होंने अपने संस्कार जो थे वो संस्कार वही प्रदर्शित किए जो उनको संघ की शाखाओं में मिले होंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि ये इसीलिए इस तरीके की बातें उन्होंने जो सब कही वो कही। लेकिन राजीव जी, इन संस्कार के साथ साथ एक और जो बात यहाँ महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण यही है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर जो पाषाण हृदय व्यक्ति होता है राजीव जी, वो भी इतना ज्यादा असंवेदनशील कैसे हो सकता है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग आपके ही क्षेत्र के, वो जिनकी जान चली जाए, और आप उस पर कहें कि घंटा होके आए हो। तो घंटा तो खैर बच गया उनका। अब घंटा किसने बजाया? मालिक, चैनल के मालिकान ने बजाया कि इनके मालिकान ने बजाया, किसने बजाया इनका घंटा ये तो पता नहीं, लेकिन घंटा तो इनका बच गया। हालांकि एक समय में ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे, वो समझे जाते थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद फिर इनको समझा दिया गया कि आपको कुछ बड़ा दिया जाएगा, तो बड़ा है इनके पास कुछ, तो इस तरह सवालों के जवाब देने। अरे भाई, आपकी नाराजगी अगर डॉक्टर मोहन सिंह यादव से है, या आपकी नाराजगी शिवराज सिंह चौहान से है, या आपकी नाराजगी नरेंद्र मोदी से है कि उन्होंने आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो उसका गुस्सा आप किसी पत्रकार पर क्यों उतार रहे हैं? आपके चूंकि विभाग का मसला है तो इसलिए आपसे पूछा जा रहा है, आपके विधानसभा क्षेत्र का मसला है, तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन जो आपका मोदी जी से है या अमित शाह जी से है कि उन्होंने आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया और पर्ची निकाल के डॉक्टर मोहन यादव को, आपके बगल के ही हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तो इतना फ्रस्ट्रेशन में क्यों चले गए हैं? और इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तो भाई राजनीति छोड़ दीजिए। राजनीति में अगर राजनीति इस तरीके का फ्रस्ट्रेशन होगा कि मैं कुछ बन पाया कि नहीं बन पाया, तो हो गई राजनीति। व्यापार कीजिए, व्यापार में ठीक है, व्यापार में फ्रस्ट्रेशन होता है कि आज 4 पैसे कम पैदा हुए, 4 रुपए का फायदा होना था, फायदा 2 रुपए का हुआ, तो 2 रुपए का नुकसान समझा जाता है। तो व्यापार करो भाई, राजनीति में क्यों? राजनीति में तो नफा नुकसान सब होता है, चुनाव जीते भी जाते हैं, हारे भी जाते हैं। अर्श पर बैठा हुआ व्यक्ति फर्श पर पहुंच जाता है, फर्श पर बैठा हुआ अर्श पर आ जाता है, सिंहासन मिल जाता है। तो राजनीति में सब कुछ चलता है। तो आपको एक तो पहले जिम्मेदार होना पड़ेगा। कई बार के आप मंत्री हैं, आप वहां के महापौर भी रहे, जिस जहां की घटना है वहां के महापौर भी रहे, तो आपको तो बहुत ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। थोड़ा आपके विधानसभा क्षेत्र का मामला, तो आप इतनी ज्यादा असंवेदनशील हो जाएं और इस तरह की बात करने लगे, तो मोदी जी पे जो आपका गुस्सा है वो निकल कर यहाँ आ जाए कि उन्होंने आपको बंगाल के प्रभारी पद से भी हटवा दिया था, अभी तक आपको नहीं बनाया है वहां का प्रभारी भी, और आपको मुख्यमंत्री भी नहीं बनने दिया। तो ये गुस्सा मोदी जी पे निकालिए भाई। मोदी जी आए तो उनके सामने कहिएगा, घंटा तुमने मुझे कुछ नहीं करने दिया। भाई पत्रकार से घंटा क्यों कह रहे हो? घंटा जिससे कहना है उससे कहो, जिस पे आपसे आपका गुस्सा है। तो मुझे लगता है राजीव जी, इसमें उनकी ज्यादा गलती नहीं है वर्गीय साहब की, क्योंकि उनका गुस्सा मोदी जी पर था। मोदी जी पर तो निकल नहीं सकता, वो निकल गया अनुराग द्वारी पर। तो अनुराग द्वारी को भी उनको दिल से माफ कर देना चाहिए। मोदी जी भी दिल से माफ कर देते हैं इसी तरीके से, तो उनको भी दिल से जो है
कैलाश विजयवर्गीय जी को माफ कर देना चाहिए। लेकिन राजीव जी, अगर अनुराग द्वारी माफ कर भी दें तो क्या विजयवर्गीय को देश माफ कर देगा? सवाल ये भी है। अनुराग द्वारी के माफ कर देने से या एंटी टीवी ट्वीट डिलीट कर दे, उससे पाप धुल जाएंगे कैलाश विजयवर्गीय जी के? ये तो संभव नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है राजीव जी कि अब संघर्ष ये है कि मालिक किसका तगड़ा है, मतलब वर्गीय जी का मालिक तगड़ा है कि अनुराग द्वारी का तगड़ा है, अब ये देखना है। हालांकि कहा यह जाता है कि जो वर्गीय जी के मालिक हैं वो अनुराग द्वारी के मालिकों के सामने नतमस्तक रहते हैं, ये भी कहा जाता है। तो अब ये राजीव जी, मुझे लगता है दो मालिकों की ऊपर वाले जो उनकी लड़ाई हो गई कि भाई मेरे प्यादे ने तुम्हारे प्यादे को कुछ कह दिया, तो ये भी झगड़ा एक है। तो अब देखना ये है कि दोनों मालिकान जो मैंने तुम्हारे लिए इतना काम किया और तुम्हारा प्यादा जो मेरे प्यादे को ऐसे कह रहा है, तो ये झगड़ा भी हो सकता है। बहरहाल अगर ये झगड़ा भी है तो ये ऊपर निपटना चाहिए था, इसमें बीच में पत्रकार को एक को लाने की जरूरत थी। भैया वो वेतनभोगी पत्रकार है, अपना काम कर रहा है ईमानदारी के साथ, मोदी जी के मित्र के चैनल में काम करते हुए अगर वो जनता के सवाल पूछ रहा है, राजीव जी ये तो बहुत हिम्मत वाला काम है। वरना तो लोग नौकरियां छोड़कर भाग जाते हैं, मालूम पड़ता है कि वो मोदी जी के मित्र खरीदने वाले हैं, क्रांतिकारी भले ही कितने बड़े हों, लेकिन अगर वो उस चैनल में रहकर भी और सवाल पूछ रहा है तो ये तो हिम्मत वाला काम है, जज्बे वाला आदमी है इसका मतलब। तो कुल मिलाकर राजीव जी, मुझको लगता है कि ये मामला जो है ये सिर्फ इतना भर नहीं है कि एक मंत्री से सवाल पूछ लिया उसने घंटा कह दिया। ये कुल मिलाकर राजीव जी, ये घंटे जितने भी बांधे फिर रहे हैं बीजेपी वाले, उनके संस्कार जो है इस घंटा के रूप में सामने आ रहे हैं। अब मोदी जी चाहे घंटा बजवाएं और चाहे डंडा बजवाएं, कुछ भी बजवाएं, लेकिन जो असली संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के, उनका प्रकटीकरण कैलाश विजयवर्गीय जी ने बहुत ईमानदारी के साथ कर दिया है। जी जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, वो प्रकटीकरण ईमानदारी के साथ हो गया है और कैलाश विजयवर्गीय यहाँ बुरी तरह फंस चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय से इतर ज़रा और बाहर निकलें और पश्चिम बंगाल में कल जो हम लोगों ने देखा, सिद्धार्थ जी एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूँ। कल हमने आखिरी दिन, कल 2025 का आखिरी दिन चुनाव आयोग में 2.5 घंटे की मीटिंग होती है। अभिषेक बनर्जी और उनके साथ 10 लोगों का जो डेलीगेशन है, उस डेलीगेशन के बाद निकलते हैं बाहर और वहाँ भी जो सीधे उंगली उठाकर इन लोगों की तरफ बात करने की कोशिश कर रहे थे ज्ञानेश कुमार, उस पर भी इन्होंने कहा कि वो उंगली उठाकर बात कर रहे थे। मैंने कहा, यानी अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैंने कहा कि उंगली हमारे तरफ मत कीजिए, उंगली नीचे कीजिए और बात कीजिए। परिस्थितियां यहां तक पहुंच चुकी हैं। हालांकि इस पे वहां पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग का, वहां का राज्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी का बयान आया है, सफाई आई है, लेकिन फिर भी जो एक अविश्वास है, उस एक तरफ चुनाव आयोग के साथ अविश्वास सिद्धार्थ जी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के इस इतने कद्दावर नेता अमित शाह जैसे नेता अगर वहां जाकर वहां भी पत्रकारों को सीधे धमकाने का अंदाज में बात करें, वहां भी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरिए आप किसी भी ढंग से, लेकिन जो बातें कर रहे हैं उससे लगता है कि हाँ, आप वोट चोरी की कहीं ना कहीं गुंजाइश यहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देखा जाए? अगर और एक खबर और भी है, जरा इसमें जोड़ना जरूरी है, वो है असम। जैसे बिहार में 10,000 रुपए दिए गए, असम में 32 लाख महिलाओं को 8,000 रुपए देने की प्लानिंग हो रही है। वहां के सीएम ने कह दिया है 8,000 रुपए चुनाव से पहले, वैसे ही जैसे वहां बिहार में 10,000 रुपए। ये तो बढ़िया खेल है, इस पे कोई रोक नहीं है और आप बांटते चलो जहां आपकी सरकार है, नहीं है वहां भी जाके बांटो और सरकार बना लो। कैसे देखा जाए सिद्धार्थ? हाँ, इसका मतलब ये भी है कि भाजपा इस देश के नागरिकों से काफी डरी हुई है। और शुरुआत में तो जिस तरह से अमलिंदर जी ने कहा कि भाजपा के संस्कार और भाजपा का पाखंड में अंतर क्या है, तो मैं अभी अभी आपके कार्यक्रम में नीचे एक टिकर चल रहा है, वो टिकर देख के मैं आश्चर्यचकित हूँ कि भाजपा यदि राष्ट्रीय सुरक्षा का दम भरती है तो आपके टिकर के अनुसार अपने परमाणु ठिकानों की जानकारी वो पाकिस्तान को क्यों दे रही है? सब कहीं फिर से कोई ट्रंप साहब का प्रेशर तो नहीं आ गया? आप कह रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमको वोट दो, आप पाकिस्तान के साथ अपने परमाणु ठिकाने की जानकारी साझा कर रहे हैं। तो ये सब बातें बताती है कि भाजपा कितनी पाखंड है। और आता हूं अब बंगाल के ऊपर, SIR के ऊपर और वोट चोरी के ऊपर। एक चीज बहुत स्पष्ट, क्योंकि हम लोग कभी कभी आप कार्यक्रम में बुला लेते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए आपके चैनल पर आके बैठ जाते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारी जो वृत्ति है वो हम लोग
मैं और मेरी टीम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च का उपयोग मीडिया वाले भी करते हैं, कुछ स्वतंत्र लोग भी करते हैं, कई बार कुछ राजनीतिक दल भी करते हैं। तो रिसर्च जो करते हैं हम, जो डाटा है वो डाटा के अनुसार रिसर्च करते हैं, उसका लाभ हानि देखना मेरा काम नहीं है, वो एक मैथमेटिकल रिसर्च होता है। तो एक चीज अब रिसर्च से धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है कि इस गलतफहमी में इस गलतफहमी से ना इस देश को अब निकल जाना चाहिए कि एसआईआर विपक्ष का वोट काटने की कोई साजिश है। एसआईआर बीजेपी की साजिश है देश के नागरिकों को प्रजा बनाने का। नागरिक सर्वोच्च होता है, सरकार नागरिकों के अधीन होती है, लेकिन वहीं पर राजा सर्वोच्च होता है और प्रजा राजा के अधीन होती है। एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है वो इस देश के गरीब ग्रामीण श्रमजीवी सज्जनों के खिलाफ बीजेपी की एक स्पष्ट साजिश है, क्योंकि लोकतंत्र में सीधा सा नियम होता है कि नागरिक सरकार चुनता है। भाजपा के राज में सरकार अभी नागरिक चुन रही है, सरकार तय करती है कि तुम नागरिक हो या तुम नागरिक नहीं हो। तो लोकतंत्र के तो सीधा उल्टी गंगा बह रही है। लोकतंत्र में तो नागरिक सरकार चुनता है, यहाँ पर पहले सरकार ही नागरिक को चुन रही है। तो मतलब जहां जहां एसआईआर होगा वहां वहां का हर नागरिक अपना वोटर आईडी कार्ड बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत जाने के बाद सरकार नाम की इकाई से भयभीत हो जाएगा। 2024 में इसका कारण है 2024 के जनवरी को, मतलब 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, 2024 के जनवरी को याद कीजिए। भाजपा को लगता था कि देश की जनता उसके प्रोपेगेंडा में पूरी तरह आ चुकी है, इसीलिए 400 पार, आरक्षण पर मार, ये सब नारे उसने दिए, खोल के खुल के एकदम खुल के ये सब नारे दिए। पर हुआ क्या, 4 महीने के बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जनता ने दिखा दिया कि वो बीजेपी के शीशे में नहीं उतरी है। 400 पार से 240 की बैसाखी पर ला दिया। मतलब असली विलन कौन है भाई? असली विलन तो जनता है, वो स्वतंत्र सोच करके वोट कर रही है। तो उसे अब इंटिमिडेट करना है, उसे भयभीत करना है, इसीलिए एसआईआर है। एसआईआर जो पूरी प्रक्रिया है वो जनता को भयभीत करने की प्रक्रिया है। चुनाव में ना हम सब जानते हैं कि चुनाव केवल नारों से और हवा से जितना जीता जाता है उतना ही वो व्यवहारिक संगठन से भी जीता जाता है। उदाहरण के लिए मैं सड़क पे जा रहा हूं, कोई आदमी बगल में मैंने देखा कि वो गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, मुंह से उसके बारे में उसके लिए मेरे मन से संवेदना तो उसके प्रति निकलती है, लेकिन मैं अपनी गाड़ी से उतर के व्यवहारिक रूप से उसकी कोई मदद नहीं करता हूं। तो नारे में होता यह है कि हम किसी पार्टी के पक्ष में हमारी जो झुकाव है वो किसी पार्टी के पक्ष में तो हो सकती है, पर व्यवहारिक रूप से होता यह है कि कोई भी वोटर जो है उसका नारा, उसके ऊपर नारे का जितना असर होता है उतना ही गांव समाज के स्थानीय व्यवहारिक दबाव, जो व्यवहारिक चीजों का दबाव है, उतना ही उस पर भी होता है। इसीलिए यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि बीएलओ नाम का जो प्राणी है, बूथ लेवल ऑफिसर, उसके हाथ से ये काम करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के ऊपर दबाव लाया जाए। लेकिन ये दबाव मुझे नहीं लगता है कि बंगाल में बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि बंगाल में कुल मिला के 80,000 बूथ है। इन्होंने नया लिस्ट बनाया है, उसमें 13,000 और ऑक्सिलरी बूथ बनाए, मतलब एक ही बूथ का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। मोटा मोटी आप 80,000 बूथ मान के चलिए। उसमें 77,000 बूथों में टीएमसी के बीएलए हैं। बीएलए नाम का जो प्राणी होता है वो हर पार्टी अपना बीएलए चुन सकती है, अपना बीएलए अपॉइंट कर सकती है, और बीएलए का काम होता है, उसका अधिकार होता है। बीएलओ जहां भी होता है, जो कि चुनाव आयोग का केंचुआ के तरफ से एक व्यक्ति लगाया जाता है, उसका वो छाया बन के वो बीएलओ जहां जहां जाएगा बीएलए वहां जा सकता है। तो इसमें होगा ये कि भाजपा से ज्यादा लोग, टीएमसी के पास 80,000 में से 77,000 बूथों पर बूथ लेवल एजेंट्स हैं, बीजेपी के पास 50,000 में भी नहीं है, लेफ्ट के पास मतलब सीपीआई वगैरह के पास करीब करीब 50,000 जगहों पर बूथ पे हैं। इसका मतलब इसीलिए भाजपा ने इस बंगाल में तो एक नया नियम भी बनाया, बूथ लेवल जो ऑफिसर होगा वो अगर बूथ में नहीं मिलेगा तो उस पूरे विधानसभा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति को भी बूथ लेवल ऑफिसर बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भाजपा के पास वहां पर बूथ में एक आदमी उनको नहीं मिल रहा है, जबकि टीएमसी के पास, ममता बनर्जी के पास 80,000 में से